नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपके सामने भारतीय खुफिया एजेंसी के स्ट्रक्चर और इसके काम करने के अंदाज का मुकम्मल ब्लूप्रिंट आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तानी आईएसआई और भारतीय रॉ दोनों के कयाम की इब्तदाई तारीख तकरीबन एक सी है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का कयाम बाकायदा तौर पर 1968 में हुआ, जबकि आईएसआई की बुनियाद 1948 में ही रख दी गई थी। तकसीम हिंद से पहले कई ऐसे वाकयात हैं जो इन दोनों एजेंसियों के कयाम में एक बुनियाद की हैसियत रखते हैं। अंग्रेज के दौर में मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर के जंगलों में डाकुओं का राज था। ये डाकू मुख्तलिफ शहरों में हमले करते और लूटमार करके फरार हो जाते। इन डाकुओं से निपटने के लिए एक बाकायदा ठगी एंड डकैती वाला डिपार्टमेंट बनाया गया। ये डिपार्टमेंट न सिर्फ इस एरिया में डाकुओं की नकलो हरकत के बारे में इंटेलिजेंस इकट्ठा करके ऊपर पहुंचाता था, बल्कि अपने कुछ लोग भी डकैतों के साथ मिला देते थे और ऐसा करके बहुत ही कम टाइम में इस डिपार्टमेंट ने इस पूरे एरिया से डकैतों को खत्म कर दिया। यही वो टाइम था जब अंग्रेजों को इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस समझ में आई और इस टाइम एंटी ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्टिविटी करने वालों से निपटने के लिए एक नई एजेंसी बनाई गई, जिसका नाम सेंट्रल स्पेशल ब्रांच सीएसबी रखा गया। ठगी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और मैन पावर को इसी सेंट्रल स्पेशल ब्रांच सीएसबी में ट्रांसफर कर दिया गया और फिर आगे चलकर क्राइम से मुतल्लिका केसेस भी इसी इदारे को दिए गए। 1904 में इसका नाम सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट CCID कर दिया गया। 2 साल बाद एक बार फिर इसका नाम तब्दील करके IB इंटेलिजेंस ब्यूरो कर दिया गया। इसी डिपार्टमेंट की बेहतरीन कारकर्दगी को देखते हुए अंग्रेजों ने अलग से एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी डिपार्टमेंट बनाया। 1947 में तकसीम हिंद के बाद हिंदुस्तान के बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह IB डिपार्टमेंट का भी ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन IB के केस में अंग्रेजों ने सारे इन्फॉर्मर्स और एजेंट्स की जो तफसीलात थीं और जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, इनमें से कुछ को डिस्ट्रॉय करवा दिया और कुछ साथ ले गए। पाकिस्तान और भारत के आजाद होने के बाद IB इंडिया को दे दिया गया, जबकि MI पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। अब अंग्रेजों के जाने के बाद भारतीय IB में ट्रेंड स्टाफ की कमी हो जाती है, लेकिन तब संजीव पलाई नामी एक ऑफिसर IB के पहले डायरेक्टर बनते हैं। संजीव पलाई दरअसल इंतहा पसंद हिंदू तंजीम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लिए काफी ज्यादा हमदर्दी के जज्बात रखते थे। ये वो वक्त था जब भारतीय IB को पहले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल चुकी थीं कि गांधी जी को कत्ल किया जाने वाला है, लेकिन इस वक्त IB ने इन रिपोर्ट्स को छुपाया, जिस वजह से गांधी जी को मुनासिब सिक्योरिटी ना मिलने की वजह से कत्ल कर दिया गया। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि गांधी जी के कत्ल पर पाकिस्तान में शोक का हुकूमती सतह पर ऐलान किया गया था। अंग्रेजों के टाइम से लेकर 1951 तक IB का काम सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर काम करना था, लेकिन 1951 में भारतीय हुकूमत ने IB का दायरा कार बढ़ाते हुए इसे बैरून ममालिक में भी ऑपरेशंस करने की इजाजत दी, मगर IB की कुछ मशकूक सरगर्मियों की वजह से इसका किरदार दोबारा से भारत के अंदर तक महदूद कर दिया गया। 1954 में चाइना ने एक मैप रिलीज किया था, जिसमें इंडिया का 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाइना ने अपनी बाउंड्री के अंदर दिखा दिया था। अपने भरपूर एहतजाज के बावजूद इंडियन हुकूमत इस पर कुछ भी नहीं कर सकी, लेकिन इसके बाद 20 अक्टूबर 1962 को इंडिया और चाइना की जंग शुरू हो जाती है, जिसमें भारत को शिकस्त होती है और इंडियन IB इस पूरी जंग में चाइना की किसी भी मूवमेंट को नहीं पकड़ पाता। हैरत की बात तो ये थी कि इंडिया ने इस वॉर में अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि इंडिया को लगता था अगर वो एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो इधर से चाइना भी इस्तेमाल करेगा, तो इससे ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन एक्चुअल में चाइना जहां से वॉर लड़ रहा था वहां इसका कोई बड़ा एयरबेस नहीं था। यह बहुत अहम इंफॉर्मेशन थी और अगर ये इंफॉर्मेशन भारतीय IB पकड़ लेती तो शायद इस जंग का नतीजा कुछ और होता। इस जंग के बाद IB को बहुत ज्यादा पैसा दिया जाता है। IB के अपने एविएशन सेंटर बनाए जाते हैं ताकि इसकी कारकर्दगी बेहतर हो सके, लेकिन 1965 की पाक भारत जंग में IB एक बार फिर बुरी तरह नाकाम हो जाती है। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानिब से हमला किया। इस वक्त भारत के ऐवान इक़्तिदार में ये बातें तवातर से होने लगीं कि दो जंगों में भारत को जो मार पड़ी है, इसकी बड़ी वजह इंटेलिजेंस की नाकामी है। 1966 में इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर बनती है और प्राइम मिनिस्टर बनते ही ये एक मशहूर ऑफिसर RN काओ को बुलवाती है। RN काओ के नेहरू खानदान से पुराने ताल्लुकात भी थे और ये जवाहरलाल नेहरू के सिक्योरिटी ऑफिसर भी रह चुके थे।
इंदिरा गांधी RN काओ से एक मीटिंग करती हैं और इनसे कहती हैं कि हमें IB से हटकर भी एक इंटेलिजेंस एजेंसी बनाना होगी जो बहुत ही एडवांस हो और जिसका पूरा फोकस इंडिया से बाहर हो। ये मीटिंग खत्म होने के बाद RN काओ 2 महीने का टाइम लेते हैं और सारी स्टडी वगैरह करके एक नई एजेंसी बनाने का ब्लूप्रिंट सबमिट करते हैं। RN काओ का ब्लूप्रिंट इंदिरा गांधी ना सिर्फ मंजूर कर लेती हैं बल्कि ये एज इट इज इम्प्लीमेंट होता है। बस इसमें एक चीज इंदिरा गांधी की तरफ से शामिल होती है, वो ये कि नई एजेंसी का हेड थ्रेट PM को रिपोर्ट करेगा। इस टाइम पर वहां मौजूद कैबिनेट सेक्रेटरी DS जोशी इस एजेंसी का नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW तजवीज करते हैं, जिसको फौरी तौर पर कबूल कर लिया जाता है। इसके बाद 21 सितंबर 1968 को बाकायदा तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का कयाम अमल में आता है। इस वक्त इसका बजट $20 मिलियन था। रॉ का हेडक्वार्टर साउथ दिल्ली में रखा गया था। आज भी रॉ का हेडक्वार्टर लोधी रोड न्यू दिल्ली में है। रॉ बनने के बाद IB के बैरूनी ममालिक में मौजूद हर किस्म के ऑपरेशंस रोक दिए गए। रॉ के बानी RN काओ ने नई एजेंसी के लिए कुछ नए असूल वज़ा किए, जैसा कि रॉ का जो भी एजेंट किसी खुफिया ऑपरेशन का हिस्सा होगा, इसका नाम किसी पेपर या डॉक्यूमेंट पर नहीं लिखा जाएगा, बल्कि मुतल्लिका अफसरान को इसका नाम जुबानी याद रखना होगा। रॉ के किसी भी डिपार्टमेंट के बाहर किसी ऑफिसर की नेम प्लेट नहीं होगी। रॉ में किसी को भी इसके रैंक के हिसाब से नहीं मुखातिब किया जाएगा। जो सीनियर ऑफिसर्स होंगे इनको सेक्रेटरी बोला जाएगा और जूनियर ऑफिसर्स को अंडर सेक्रेटरी बोला जाएगा। ये सब सेटअप करने के बाद रॉ का अगला टास्क अपने एजेंट्स को इंडिया के बाहर प्लांट करना था। ये टास्क इस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी TN कॉल को दिया गया। इन्होंने इंडिया के बैरूनी मुमालिक में जितने भी सफारत खाने थे, इनमें नकली जॉब्स के इश्तिहारात दिए और इन जॉब्स को पुर करने के बहाने रॉ के एजेंट्स को इंडिया के दुनिया भर में मौजूद सफारत खानों में तैनात कर दिया। RAW के जितने भी एजेंट्स थे, ये दूसरे मुमालिक में जाके वायरलेस और वाइड कम्युनिकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन को ट्रेस करके मार्क्स कोड के थ्रू इंडिया में इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे। ये कोड कुछ ऐसे दिखते थे। खुफिया एजेंट्स को दुनिया भर में सेटअप करने के बाद रॉ ने इंडिया के बॉर्डर पर मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए और सिग्नल इंटेलिजेंस के थ्रू बॉर्डर से ही कम्युनिकेशन ट्रेस करना शुरू कर दी। रॉ की इन एक्टिविटीज की वजह से कुछ ही महीनों में IB और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की इंपॉर्टेंस कम होने लगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का भी ज्यादा फोकस रॉ पर होता था, जबकि IB के डायरेक्टर्स SP वर्मा और MML ओझा तो रॉ के बनने के ही खिलाफ थे। IB और रॉ की इस अंदरूनी लड़ाई की वजह से रॉ एजेंट्स को काम करने में बहुत मुश्किलात पेश आने लगी। IB डायरेक्टर MML ओझा ने IB के फॉरेन डेस्क के जो ऑफिसर थे, इनके समेत IB के फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और क्रिप्टोग्राफी एक्सपर्ट्स का रॉ में ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया और IB की जो फॉरेन इंटेल की जो पुरानी फाइल्स थीं, वो भी रॉ को नहीं दी गई। IB के जो पुराने और अच्छे एजेंट्स थे जो IB के लिए अच्छा काम कर रहे थे, इनकी तफसीलात भी रॉ के साथ शेयर नहीं की गई। इसके अलावा रॉ को अपने बैरूनी मुमालिक में ऑपरेशंस और ट्रैवल के खर्चों के लिए कैबिनेट से अप्रूवल लेना पड़ती थी, जिस वजह से रॉ को काम करने में बहुत मुश्किलात पेश आ रही थी। ऐसे मौके पर इंदिरा गांधी एक बार फिर बीच में आती हैं और रॉ के हेड को कैबिनेट का हिस्सा बना दिया जाता है। अब इससे क्या होता है? अब इससे होता ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हायरिंग, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये सब रॉ के हाथ में आ जाता है, जिससे रॉ काफी ताकतवर हो जाती है। गांधी जी के कत्ल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए रॉ में रिक्रूटमेंट पाने वालों के लिए लाजमी था कि वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन करें, जिस पर लिखा होता था कि इनका या इनके किसी फैमिली मेंबर का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई ताल्लुक नहीं है। हत्ता कि अटल बिहारी वाजपेयी और LK आडवाणी के दौर में भी इस डिक्लेरेशन फॉर्म को खत्म नहीं किया गया। 1969 में इंदिरा गांधी के लिए अंदरूनी तौर पर बहुत सी मुश्किलात बढ़ चुकी थी। कांग्रेस पार्टी 2 हिस्सों में टूट चुकी थी। मार्च 1971 में इंडिया के इलेक्शन भी होने वाले थे, जबकि अंदरूनी तौर पर मुआशी बहरान और कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नफरत शिद्दत पकड़ती जा रही थी। ऐसे हालात में इंदिरा गांधी रॉ को टास्क करती है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसा किया जाए जिससे भारतीय अवाम की सारी तवज्जो किसी और तरफ चली जाए। अब रॉ पाकिस्तान में अपने पहले एजेंट को घुसाने का प्लान बनाती है। इस एजेंट का असल नाम कश्मीर बैदी था। इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर पर रॉ का एक त्यारा उड़ता था जो पाकिस्तान साइड की तस्वीर खींचकर रॉ हेडक्वार्टर को भेजा करता था, लेकिन इस कैमरे की रेंज फकत 70 किलोमीटर तक थी। कश्मीर बैदी को पाकिस्तान के हसास मकामात की तस्वीर बनाने का टास्क दिया जाता है।
यही वो दौर था जब आरएन काओ और इंदिरा गांधी मशरकी पाकिस्तान में अनारकी और सियासी अदम इस्तेहकाम का मंसूबा बनाते हैं। इस मकसद के लिए जरूरी था कि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान एयर रूट को बंद किया जाए, लेकिन इंडिया को ये करने के लिए एक ठोस वजह की जरूरत थी। ये वजह पैदा करने के लिए भारतीय हुकूमत खुद अपना ही मुसाफिर त्यारा हाईजैक करने का मंसूबा बनाती है। इस मिशन के लिए आरएन काओ हाशिम कुरैशी नामी एक आदमी को तैयार करते हैं। हाशिम कुरैशी को कहा जाता है, तुम इंडियन प्लेन को हाईजैक करके पाकिस्तान के लाहौर में ले जाना और इस प्लेन को पाकिस्तान में उतारने के बाद भारत में कैद 36 कश्मीरी लोगों को जेल से छुड़वाने की डिमांड रखनी है। दुनिया की तारीख में ये पहला मौका था कि कोई हुकूमत अपने ही लोगों की जान खतरे में डाल रही थी। हाशिम कुरैशी 30 जनवरी 1971 को इंडिया से प्लेन हाईजैक करके लाहौर में उतार देता है। रॉ के मंसूबे के मुताबिक हाशिम कुरैशी जुल्फकार अली भुट्टो से मिलने की डिमांड करता है। जुल्फकार अली भुट्टो मासूम इंसानी जानों को बचाने की खातिर ये डिमांड कबूल कर देते हैं। जैसे ही हाशिम कुरैशी जुल्फकार अली भुट्टो से मिलता है, इस मंजर की तस्वीर बनती हैं और इस वक्त के तमाम मीडिया में वायरल हो जाती है। रॉ का मकसद पूरा हो चुका था। जुल्फकार अली भुट्टो की इन तस्वीर को बुनियाद बनाकर भारत मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के माबैन एयर स्पेस बंद कर देता है। बाद में इस एयरप्लेन में मौजूद मुसाफिरों को उतारा जाता है और जैसे ही सारे मुसाफिर उतरते हैं, इस प्लेन को आग लगा दी जाती है। ये आग लगने के बाद की फोटो है। इसी तरह हिंदुस्तान में ये पहला मौका था कि जब भारतीय एजेंसी ने अपने लोगों की जान खतरे में डालकर कोई ऑपरेशन किया। इस हाईजैकिंग के बाद मशरकी पाकिस्तान में बड़ी तादाद में गोरिल्ला दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देकर दाखिल किया जाता है। मशरकी पाकिस्तान में गोरिल्ला दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देने के लिए एक सिख जनरल मेजर जनरल शबेग सिंह को इस्तेमाल किया जाता है और बाद में 1984 में इसी मेजर जनरल शबेग को भारतीय फौज गोल्डन टेम्पल में बेरहमी से न सिर्फ कत्ल कर देती है बल्कि इनकी लाश के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। 12 जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आता है जो कि रॉ को पूरे भारत में बुरी तरह बदनाम कर देता है। फैसले में कहा जाता है कि 1971 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे ये सही नहीं हुए थे। इनमें रॉ को इस्तेमाल करके इलेक्शन को जीता गया था। इस मामले को लेकर पूरे मुल्क में एहतजाज और मुजाहिरे शुरू हो जाते हैं और जब मामलात बिल्कुल हाथ से निकलने लगते हैं तो इंदिरा गांधी भारत में इमरजेंसी नाफिज कर देती है। इंडिया में इमरजेंसी के दौरान भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने हुकूमत के बहुत से सियासी मुखालफिन को कुचलना शुरू कर दिया था, बल्कि बहुतों को जान से भी मार दिया था और इन तमाम जराइम का जिम्मेदार इंडियन मीडिया में पाकिस्तान और ISI को ठहरा दिया जाता था। इमरजेंसी खत्म होने के बाद 1977 में मोरारजी देसाई हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनते ही रॉ के खिलाफ एक इंक्वायरी बिठा देते हैं। इस इंक्वायरी को महाराष्ट्र के एक IPS ऑफिसर SP सिंह हेड करते हैं। इस इंक्वायरी में रॉ के तमाम जराइम छुपा लिए जाते हैं और रॉ को एक क्लीन चिट दे दी जाती है। इस इंक्वायरी का मकसद अवाम में रॉ के खिलाफ नफरत को कम करना था, लेकिन इस इंक्वायरी में कुछ ऐसी बातें भी सामने आती हैं जो कांग्रेस के लिए परेशान कुन थी। मसलन रॉ में फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक डेस्क बनाया गया था जिसका काम अपोजिशन रहनुमाओं की बैरून मुमालिक में एक्टिविटीज की जासूसी करना था। इसमें अपोजिशन लीडरों की खतो किताबत और टेलीफोन समेत हर चीज की जासूसी की जाती थी। हैरत की बात यह है, कुछ साल पहले ऐसे इंकशाफात मोदी हुकूमत के बारे में भी सामने आए थे जिनमें पता चला कि मोदी जी ने अपने सियासी मुखालफिन की जासूसी के लिए इसराइल से महंगे तरीन सॉफ्टवेयर्स और स्पाईवेयर्स खरीदे हैं। जब मोदी हुकूमत पर इस मामले को लेकर बहुत तनकीद हुई तो मोदी हुकूमत ने जवाब दिया कि ये सॉफ्टवेयर्स पाकिस्तानी सियासतदानों की जासूसी के लिए खरीदे गए हैं। मोरारजी देसाई के सामने जब रॉ की एक्टिविटीज की ये सब रिपोर्ट्स आईं तो इन्होंने रॉ के चीफ आरएन काओ को इस्तीफा देने का बोला, जिस पर आरएन काओ ने अर्ली रिटायरमेंट ले ली। इस इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद भारतीय ब्यूरोक्रेसी में यह वाज़ेह हो चुका था कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ खुद अपने मुल्क में दहशतगर्दी करवाकर पाकिस्तान का नाम लिवाती रही है। जिस पर एक दफा जब साउथ ब्लॉक में एक अहम मीटिंग चल रही थी और आरएन काओ ने इस मीटिंग में शामिल होने की कोशिश की तो इनको कुछ लोगों ने कातिल कहकर बुलाना शुरू कर दिया था। हत्ता कि आरएन काओ का जो थोड़ा बहुत टाइम रिटायरमेंट से पहले बच गया था, इसमें भी इनको जबरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया गया। इसी इंक्वायरी रिपोर्ट के इंकशाफात की वजह से आरएन काओ की रिटायरमेंट के बाद भारतीय वजीर आजम ने रॉ के ऑफिसर्स की तादाद में भी बहुत हद तक कमी कर दी थी। हत्ता कि रॉ के बहुत से प्रोजेक्ट्स जिनको बैरूनी मुमालिक में शुरू होना था, इनको भी बंद कर दिया गया। ये वो वक्त था जब रॉ के वो एजेंट्स जिनको रॉ से निकाल दिया गया था, इन्होंने मीडिया पर जाकर इंटरव्यूज देना शुरू किए और रॉ के जराइम सरेआम बताने शुरू कर दिए। ये वो दौर था जब पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा था और अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भारतीय एजेंसी इस प्रोग्राम के बारे में
कोई खास इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर पाई थी। अलबत्ता रॉ के खिलाफ इंक्वायरी बिठाने और रॉ के जराइम को बेनकाब करने पर पाकिस्तान की तरफ से भारतीय वजीर आजम मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान का अवार्ड भी दिया गया। 14 जनवरी 1980 को एक बार फिर इंदिरा गांधी वजीर आजम बनती है और एक बार फिर रॉ से वही काम लेने शुरू कर दिए जाते हैं जो पहले लिए जाते थे। रॉ के एजेंट्स की तादाद को एक बार फिर बढ़ा दिया जाता है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के लिए भारी फंड्स मंजूर किए जाते हैं। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने के एक साल बाद ही आर.एन. काओ को बुलवाकर सिक्योरिटी एडवाइजर का रोल दे देती है। इंदिरा गांधी को उम्मीद थी कि आर.एन. काओ फिर से कांग्रेस के सियासी मुखालफिन को कुचलने का काम करेगा, लेकिन इस बार आर.एन. काओ शायद इंदिरा गांधी के मुखालफिन से ज्यादा अच्छी दोस्ती कर चुका था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की ब्यूरोक्रेसी समेत हर जगह तेजी से अपनी जड़ें फैला रही थी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को इसके अपने ही गार्ड कत्ल कर देते हैं और भारतीय एजेंसियां आज तक पता नहीं चला सकीं कि इस कत्ल के पीछे दरअसल कौन था। 21 मई 1991 को राजीव गांधी को भी कत्ल कर दिया जाता है और भारतीय खुफिया एजेंसियां इस कत्ल के सहूलतकारों का भी सुराग लगाने में मुकम्मल नाकाम रहती है। पे दर पे कांग्रेस के रहनुमाओं का कत्ल भारत में आरएसएस और दीगर इंतहा पसंद हिंदू जमातों को मुसलसल मजबूत करता जाता है। आज की तारीख में देखा जाए तो भारतीय बीजेपी रॉ से वही काम ले रही है जो इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी लिया करती थी। भारत में 26/11 के मुंबई हमलों के बाद भारतीय पुलिस ऑफिसर सुतेश वर्मा ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में बयाने हल्फी जमा करवाया कि ये हमला खुद भारतीय सरकार ने करवाया था। पुलवामा हमले के बारे में भी भारतीय मीडिया की अपनी रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये हमला भी भारतीय सरकार ने सियासी फायदों के लिए खुद करवाया था और भारतीय सरकार को इस हमले का बहुत पहले से इल्म था। कनाडा में सिख रहनुमाओं पर कातिलाना हमले हों या फिर अफगानिस्तान में नाकामियों की कहानी, भारतीय खुफिया एजेंसी ने भारत सरकार को हमेशा दुनिया में बेतुकीर किया है। मौजूदा भारतीय रॉ का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से है। सबसे ऊपर भारतीय वजीर आजम है, इसके नीचे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है। इस काउंसिल में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डिफेंस मिनिस्टर शामिल है। ये काउंसिल 3 लेवल्स पर काम करती है, जिनमें स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड और ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी शामिल है। ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी में भारतीय एजेंसी रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो और डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री, नेवल और एयर इंटेलिजेंस शामिल होते हैं। ये सब लोग डाटा और इनपुट अपने अलग अलग चैनल्स से इकट्ठा करते हैं। वहां से ये डाटा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के पास जाता है। यहाँ अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स सूरत हाल का जायजा लेते हैं। फिर ये डाटा स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप में जाता है। वहाँ हर डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं। ये तमाम मालूमात की बुनियाद पर एक प्लान बनाते हैं। ये प्लान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी के पास जाता है। वहाँ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की अप्रूवल के बाद फाइनल प्लान ऑफ एक्शन होता है। इस सारे मामले में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का भी काफी अहम रोल होता है, जैसा कि आजकल इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल हैं, जो कि डिफेंस इश्यूज पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एडवाइस करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में अजीत डोवल की पॉलिसियों और मशवरों की वजह से भारत के फॉरेन ऑफिस को आलमी सतह पर काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। कनाडा और अमेरिका में सिख रहनुमाओं का कत्ल हो, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मामला हो या फिर भारत के अंदर अकलियतों और सियासी मुखालफों को कुचलने का मामला हो, अजीत डोवल की पॉलिसियां न सिर्फ भारत के लिए मुश्किलात का बाइस बनी हैं, बल्कि खुद भारत के अंदर अजीत डोवल की कोशिश रही है कि हर कामयाबी का क्रेडिट वो खुद लें। इस मकसद के लिए अजीत डोवल ने भारत के सरकारी खजाने से फिल्म साजों को भारी फंडिंग करके अपनी प्रमोशन के लिए खुद अपने ऊपर फिल्म भी बनवाई। पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है। सर्जिकल स्ट्राइक। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो वाई न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें।